हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी ऑल इन वन। आज के इस वीडियो में हम आपको PIP2 सिग्नलिंग पाथवे और NF-κB सिग्नलिंग पाथवे के बारे में बताएंगे। आइए सबसे पहले हम बात करते हैं PIP2 सिग्नलिंग पाथवे की। PIP2 सिग्नलिंग पाथवे को फॉस्फेटिडाइल आइनोसिटोल सिग्नलिंग पाथवे कहा जाता है। इस सिग्नलिंग पाथवे को PIP2 सिग्नलिंग पाथवे इसलिए कहते हैं क्योंकि इस सिग्नलिंग में एक मेम्ब्रेन में प्रेजेंट फॉस्फोलिपिड होता है जिसको हम फॉस्फेटिडाइल आइनोसिटोल 4,5 बिसफॉस्फेट कहते हैं। उस फॉस्फोलिपिड का ब्रेकडाउन होता है और सेकेंडरी मैसेंजर की फॉर्मेशन होती है। आइए डिटेल में देखते हैं कि ये किस तरह से सिग्नलिंग जो है वो परफॉर्म होती है। जैसे ही कोई लिगेंड आकर इस रिसेप्टर के साथ बाइंड करता है तो इस रिसेप्टर में कुछ कन्फर्मेशनल चेंजेस होते हैं और उन कन्फर्मेशनल चेंजेस की वजह से इस रिसेप्टर के साथ बाउंड जो जी प्रोटीन होती है, जिसको यहाँ पर GQ अल्फा प्रोटीन कहा जाता है, वो जी प्रोटीन जो है एक्टिवेट हो जाती है। जब ये जी प्रोटीन एक्टिवेट होती है तो ये टारगेट करती है मेम्ब्रेन बाउंड एंजाइम, जिसको हम PLC बीटा फॉस्फोलाइपेज C बीटा कहते हैं। उस एंजाइम को ये टारगेट करके एक्टिवेट करवा देती है। जब ये एंजाइम एक्टिवेट होता है तो ये मेम्ब्रेन में प्रेजेंट फॉस्फोलिपिड, जिसको हमने बोला है फॉस्फेटिडाइल आइनोसिटोल 4,5 बिसफॉस्फेट, उस फॉस्फोलिपिड को तोड़ के दो सेकेंडरी मैसेंजर बनाता है जिसको DAG मतलब डाई एसाइल ग्लिसरॉल और IP3 आइनोसिटोल 3 फॉस्फेट कहते हैं। DAG जो है वो मेम्ब्रेन बाउंड ही रहता है। IP3 जो है वो साइटोसोल में आ जाता है और साइटोसोल से मूव करके ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन पर जाकर एक चैनल, जिसको हम लिगेंड गेटेड कैल्शियम आयन चैनल बोलते हैं, वहाँ पर जाकर ये बाइंड कर जाता है। इसकी बाइंडिंग की वजह से कैल्शियम आयन चैनल जो है वो ओपन हो जाता है और बहुत सारे कैल्शियम जो है वो इस स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से मूव करके साइटोसोल में आ जाते हैं। क्योंकि साइटोसोल के अंदर फ्री फॉर्म में कैल्शियम आयन नहीं होने चाहिए, इसके लिए साइटोसोल में एक प्रोटीन पाई जाती है जिसको हम कैलमॉडुलिन प्रोटीन कहते हैं। ये कैलमॉडुलिन प्रोटीन जो है इन फ्री कैल्शियम आयन के साथ बाइंड कर जाती है और एक कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन करवाती है जिसको हम कैल्शियम कैलमॉडुलिन कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। एक कैलमॉडुलिन प्रोटीन 4 कैल्शियम आयन के साथ बाइंड करती है। जब ये कॉम्प्लेक्स बनता है तो ये कॉम्प्लेक्स जो है कैल्शियम कैलमॉडुलिन डिपेंडेंट जितने भी काइनेज एंजाइम्स होते हैं उन सारे काइनेज एंजाइम को एक्टिवेट करने का काम करता है। आइए देखते हैं कि ये क्या क्या काम करता है। कैल्शियम कैलमॉडुलिन कॉम्प्लेक्स सबसे पहले ENOS को एक्टिवेट करवाता है। ENOS मतलब नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेस एंजाइम, जो कि नाइट्रिक ऑक्साइड सिग्नलिंग में मैंने आपको पहले भी बताया था। अगर आपको इसके बारे में जानकारी लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करना। ENOS को एक्टिवेट करवाता है और ENOS जो है वो नाइट्रिक ऑक्साइड सिग्नलिंग को परफॉर्म करवाता है। इसके अलावा ये जो कॉम्प्लेक्स है वो साइक्लिक AMP फॉस्फोडाइस्टेरियस एंजाइम की एक्टिविटी को भी बढ़ाने का काम करता है। और ये एंजाइम कॉम्प्लेक्स मायोसिन लाइट चेन के हेड का फॉस्फोराइलेशन करवाता है बाय एक्टिवेटिंग प्रोटीन काइनेज G एंजाइम। इसको भी मैंने नाइट्रिक ऑक्साइड सिग्नलिंग में अच्छे से एक्सप्लेन करा हुआ है कि किस तरह से प्रोटीन काइनेज G एंजाइम जो है वो एक्टिवेट होता है। और एंडोसाइटोसिस में भी ये कॉम्प्लेक्स जो है वो रोल प्ले करता है। इस पूरी सिग्नलिंग में मैंने आपको बताया कि किस तरह से ये सिग्नलिंग जो है एक्टिवेट होती है और फिर एक्टिवेट होने के बाद जो कॉम्प्लेक्स बनता है वो कॉम्प्लेक्स कौन कौन से एंजाइम को एक्टिवेट करवाकर क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करता है। ये सारी बातों को मैंने इस सिग्नलिंग में डिटेल में आपको समझाया है। अब हम बात करेंगे अपनी दूसरी सिग्नलिंग की, जिसको हम NF-κB सिग्नलिंग कहते हैं। आइए देखते हैं NF-κB सिग्नलिंग पाथवे को कि NF-κB सिग्नलिंग पाथवे जो है वो किस तरह से एक्टिवेट होता है और उसके क्या क्या फंक्शंस होते हैं। NF-κB सिग्नलिंग जो होती है वो सारे इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। NF-κB सिग्नलिंग में जो लिगेंड होता है वो आकर जैसे ही रिसेप्टर के साथ बाइंड करता है
तो रिसेप्टर में कुछ कन्फर्मेशनल चेंज होते हैं जिसकी वजह से इसके साथ बाउंड जो जी प्रोटीन, जिसको यहाँ पर GQ अल्फा प्रोटीन बोला गया है, वो जी प्रोटीन एक्टिवेट हो जाती है। जैसे ही वो जी प्रोटीन एक्टिवेट होती है वो टारगेट करती है मेम्ब्रेन बाउंड एंजाइम, जिसको PLC बीटा एंजाइम कहा जाता है। इस एंजाइम को टारगेट करके इस एंजाइम को भी एक्टिवेट करवा देती है। जब ये एंजाइम एक्टिवेट होता है तो ये मेम्ब्रेन में प्रेजेंट PIP2 फॉस्फोलिपिड, जिसको हम फॉस्फेटिडाइल आइनोसिटोल 4,5 बिसफॉस्फेट कहते हैं, उस फॉस्फोलिपिड को तोड़ के 2 सेकेंडरी मैसेंजर बनाता है DAG और IP3। IP3 जो है यहाँ से नाइट्रिक ऑक्साइड सिग्नलिंग के लिए या फिर PIP2 सिग्नलिंग के लिए यहाँ से चला जाता है, और DAG जो है जिसको हम क्या बोलते हैं, डाईएसाइल ग्लिसरॉल, ये आगे चलकर एक्टिवेट करवाता है काइनेज एंजाइम को, जिसको यहाँ पर प्रोटीन काइनेज C और रैफ काइनेज कहा जाता है। जैसे ही ये काइनेज एंजाइम एक्टिवेट होता है तो ये आई कापा बी, जिसको इनहिबिटरी कापा बी कहा जाता है, उसका फास्फोराइलेशन कर देता है। ये एक सीरिन थ्रियोनिन काइनेज होता है जो कि आई कापा बी के सीरिन थ्रियोनिन रेजिड्यू का फास्फोराइलेशन करने का काम करता है। जैसे ही ये आई कापा बी का फास्फोराइलेशन करता है तो NF कापा बी, जो कि एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होता है सारे इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्सेस के लिए, वो फ्री हो जाता है और फ्री होके वो न्यूक्लियस में एंटर करके अपने टारगेट जीन के ऊपर बाइंड करके उस जीन को एक्सप्रेस करवाता है और सारे इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्सेस जो हैं वो बॉडी में प्रोड्यूस करवाता है। आई कापा बी का जैसे ही फॉस्फोराइलेशन होता है तो फॉस्फोराइलेशन के बाद इसके ऊपर यूबीक्यूटिन टैग लग जाता है, जिसकी वजह से इसको यहाँ से ले जाकर प्रोटियाजोम में ले जाकर इसका डिग्रेडेशन करवा दिया जाता है। इस तरह से ये पूरी की पूरी सिग्नलिंग जो है वो परफॉर्म होती है, जो कि इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्सेस के लिए बहुत ही ज़रूरी होती है। इससे रिलेटेड आपकी कोई क्वेरी है तो उस क्वेरी को आप कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।